हेलो एवरीवन, दिस इज कौशिक कुमार फ्रॉम श्रीराम लॉ अकेडमी। और आज के वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि ड्रॉपर्स या रीटेकर्स को कैसे आपका प्लान ऑफ एक्शन बनाना चाहिए या कैसे आप इफेक्टिवली तैयारी कर सकते हैं क्लैट को क्रैक करने के लिए। आई थिंक जो आज सारे वीडियो देख रहे होंगे वो सारे ड्रॉपर्स या रीटेकर्स होंगे, बट उसके अलावा फर्स्ट टाइम टेकर्स भी हो तो ये वीडियो यूज़ कर सकते हैं एज एन इंस्पिरेशन टू आप कैसे आपका प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं। तो प्लान ऑफ एक्शन और टाइम मैनेजमेंट और ये सब के पहले मुझे दो तीन चीज़ों के बारे में मुझे बात करना है जो ड्रॉपर्स और रीटेकर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो जो फर्स्ट चीज़ है कि आपके पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जिसको आप अच्छे से यूज़ करो तो आप बहुत अच्छे पोजीशन में रहोगे टू स्कोर वेल इन क्लास। और आपका वो जो फर्स्ट एडवांटेज जो मैं बोल रहा हूँ वो है आपका एक्सपीरियंस। क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले क्लैट दे दिया है एक बार, तो आपको एग्जैक्टली पता है कहाँ पे आपने गलती की है और आपको पता है क्या नहीं करना चाहिए। और ये जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो जो फर्स्ट टाइम क्लैट देने वाले बच्चे होंगे उनको ये एक्सपीरियंस नहीं होगा। उनके उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होगा और वो पहली बार एक इतना बड़ा कॉम्पिटिटिव नेशनल एग्ज़ाम दे रहे होंगे जिसका प्रेशर वो अभी समझते नहीं है जब तक वो एग्ज़ाम देंगे। ये एक्सपीरियंस जो है आपको एक अच्छे से पोजीशन में डालेगा कि आप उसके बाद आप पता कर सकते हो कहाँ पे आपने गलती की है और एग्जैक्टली आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो एक्सपीरियंस जो है इसको यूज़ करो ढंग से, क्योंकि आपके पास टाइम है ये यूज़ करने के लिए। और आप अभी से आप तैयारी करोगे तो बहुत ही अच्छे पोजीशन में रहोगे। अभी दूसरी चीज़ जो बात करूँगा वो एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, वो है आपका असेसमेंट। क्यों? ताकि आप पिछली बार क्लैट में कहाँ पे आपने गलती की है ये अच्छे से बैठ के असेस करो कि कौन से सब्जेक्ट्स में आपके सबसे कम नंबर आए हो, कहाँ पे आपने आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कहाँ पे आपने कम नंबर लिए हो। वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, लीगल रीजनिंग हो, करंट अफेयर्स हो या मैथ मैथ भी हो, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए पहले कि कहाँ पे आपने एग्जैक्टली गलती की और कहाँ पे आपके सबसे कम नंबर आए हो इन कंपैरिजन टू आपके एक्सपेक्टेशंस क्या थे। एक बार वो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, वो डिविएशन जो है, वो जो डिफरेंस है आपके एक्सपेक्टेड नंबर्स और आपने जो नंबर पाया है एट द एंड ऑफ द डे, वो डिविएशन को आपको मैनेज करना होगा और वही चीज़ आप फोकस पे रखोगे आपके पूरी प्रिपरेशन में, वो वही चीज़ आपके सक्सेस के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। तो ये डिविएशन जो है इसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अच्छे से बैठ के देखना होगा कि कहाँ पे आपने गलती की है और कहाँ पे आप इससे बेहतर कर सकते थे। और ये थोड़ा-सा मुश्किल सवाल है, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी लोगों को बहुत बुरा लगता है ये जब देखते हुए कि इतना कम नंबर आया है और इतना बुरा परफ़ॉर्म किया है। तो वो मुश्किल है, पर वो आप कर दोगे एक बार तो आप बहुत ही अच्छे पोजीशन में रहोगे, क्योंकि आपने जो गलतियाँ की है उससे आप सीख लोगे। तो आप उससे भी बेटर परफॉर्म कर सकते हो अगली बार क्लैट में, और वही चीज़ वही डिविएशन को आपको टैकल करना होगा। और ये जो असेसमेंट जो है ये एक एडवांटेज है आपके लिए, क्योंकि ये आप दे चुके हो ऑलरेडी क्लैट क्लैट ऑलरेडी दे चुके हो और आपके नंबर आ चुके हैं। उससे आपको पता चलता है आपका स्ट्रेंथ्स कहाँ है और आपकी वीकनेसेस कहाँ है। और आपकी वीकनेसेस को आप अभी से टैकल करना शुरू करोगे तो आप बहुत ही अच्छे पोजीशन में रहोगे, ताकि आप क्लैट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सको, क्योंकि अभी टाइम बहुत है क्लैट आने के लिए। और ये जो चीज़ है वो मेरा नेक्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड है। वो है आपके पास जो टाइम जो है, टाइम आपके पास बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि अभी तो अक्टूबर हुआ है। अभी एटलीस्ट 7 महीने बचे क्लैट क्लैट एग्ज़ाम होने में 2021 में। और उस टाइम तक आपके पास, क्योंकि आप ड्रॉपर या रीटेकर हो, आपके पास एक एडवांटेज है कि आपके पास बोर्ड एग्ज़ाम का वो प्रेशर नहीं है, आपके पास ज़्यादा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, आपके ऊपर इस क्लैट के अलावा और कुछ फोकस में नहीं है। तो आपके पास टाइम जो है इसके लिए रखने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा है। और उस टाइम को आप अच्छे से मैनेज करोगे तो आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो क्लैट में, क्योंकि इस टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लोगे तो क्लैट वैसा एग्ज़ाम है जो आपके स्किल्स के ऊपर बेस्ड है, आपके नॉलेज के ऊपर बेस्ड नहीं है। तो आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट अभी से करने लगोगे तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा एंड में, क्योंकि ये जो स्किल्स जो है आप रेगुलरली इम्प्रूव कर सकते हो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट से। और इसी से रिलेटेड है जो मैं अभी सजेस्ट करने वाला हूँ, जो
प्रेप शेड्यूल कैसे होना चाहिए अभी के लिए फॉर द नियर फ्यूचर, क्योंकि अभी टाइम बहुत है आपके पास और उस टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और अभी के लिए जो प्रेप शेड्यूल होगा वो काफ़ी डिफरेंट होगा आपका प्रेप शेड्यूल जो क्लैट के 1 या 2 महीने पहले जो होगा, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होगा और काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड होगा उस टाइम पे। अभी जो प्रेप शेड्यूल का जो सजेशंस मैं दे रहा हूँ वो काफ़ी जनरलाइज्ड होगा और काफ़ी वाइड रेंज्ड होगा, क्योंकि आपका स्किल्स जो है वो इम्प्रूव करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा वाइड वैरायटी ऑफ सोर्सेज से आपको पढ़ना होगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कहाँ पे आपने गलती की है, उस पर्टिकुलर वीकनेस को आपको फोकस में लगा के उसको इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि आप क्लैट के 1 या 2 महीने पहले आपको आपके पास कॉन्फिडेंस हो कि सारे सब्जेक्ट्स में मैं इक्वली स्ट्रांग हूँ, या फिर ऐसा है कि मैं किसी चीज़ में वीक हूँ तो उस पर मैं ज़्यादा फोकस करके ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके उस सब्जेक्ट में मैं ज़्यादा ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाऊँगा। तो ये चीज़ आपको करने के लिए अभी से आपको शुरू करना होगा, ताकि एक जनरल कवरेज होगा सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के मैं एक शेड्यूल सजेस्ट करता हूँ जो हर दिन का होगा, क्योंकि ये जो डेली प्लानिंग जो है और डेली रूटीन जो है वो आपको एस्टैब्लिश करना ही होगा, बिकॉज डेली रूटीन के बिना आपको बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ऐसे स्किल्स डेवलप करने के लिए, क्योंकि सिर्फ नॉलेज की बात हो तो आप 2 या 3 हफ्ते में सब कुछ पढ़ के जाके एग्जाम अच्छे से दे सकते हो, पर ये क्योंकि स्किल्स है ये जो डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और टाइम के लिए थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए और उसके अलावा कंसिस्टेंसी चाहिए। और ये दोनों चीज़ें हर दिन प्रैक्टिस करने में और रूटीनली करने में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहली चीज़ जो है वो बोलूँगा कि ये सारे कांस्टेंट चीज़ें जो आपको हर दिन करना होगा विदाउट फेल, इर्रिस्पेक्टिव कि आपने किस में गलती की हो, कौन से सब्जेक्ट में आपके सबसे कम नंबर आए हो, उस वो सब फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये 3 चीज़ें आपको आपको हर दिन करना ही होगा। और वो पहली चीज़ जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ना। करीब 1 से डेढ़ घंटा आपको हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। ये इसलिए है क्योंकि ये एक एक्टिविटी से आपका 2 अलग-अलग सब्जेक्ट फ़ायदा हो रहा है। 2 या इवन 3 अलग-अलग सब्जेक्ट का फ़ायदा हो रहा है। पहला तो न्यूज़पेपर पढ़ने से ऑब्वियसली करंट अफेयर्स तो बढ़ता ही है आपका, जनरल नॉलेज तो आपका बढ़ता ही है। और उसके अलावा आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हुए अगर एडिटोरियल या ओपिनियन कॉलम पढ़े, उससे आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी बढ़ता है और उससे आपका लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होता है। ठीक है? तो आप एडिटोरियल कॉलम्स या ओपिनियन कॉलम्स पढ़ना शुरू करोगे, तो आपका वोकैबुलरी बढ़ता है और जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होंगे उसको भी आपको अंडरस्टैंड समझने में बहुत आसान हो जाएगा। तो ये सब आप रेगुलरली पढ़ने लगोगे तो जब ये पैसेजेस आपको सामने आएगा क्लास में, तब आपको बहुत ही आसान हो जाएगा ये सब क्रैक करने में। तो एक चीज़, ये जो एक एक्टिविटी जो हर दिन जो मैं करने को बोल रहा हूँ वो है 1 से डेढ़ घंटा न्यूज़पेपर पढ़ने का। इस एक्टिविटी से 2 या 3 सब्जेक्ट का फ़ायदा हो रहा है और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको करने के लिए। और एक बार आप 1 या 2 हफ्ते आप रेगुलरली फ़ोर्स करके करने लगोगे, तो उसके बाद आपका रूटीन बन जाएगा और उससे आपको मज़ा भी आने लगेगा, क्योंकि एक बार न्यूज़ अच्छा लगने लगे आपको, तो आप पढ़ते रहोगे उसको, रेगुलरली रूटीन बन जाएगा एंड उसके बाद वो एक्टिविटी नहीं लगेगा आपको, आपको होमवर्क नहीं लगेगा, वो ऐसे लगेगा कि वो एक चीज़ है जो आप कर रहे हो ऐसे एज़ अ हॉबी। तो वो एक कांस्टेंट है जो आपको हर दिन करना होगा, ये आपको करना होगा जब तक क्लैट खत्म नहीं होगा। ना दूसरी चीज़ जो है वो है वर्बल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्रिटिकल रीजनिंग का पैसेजेस। अब ये 2 सब्जेक्ट्स का रीज़न ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको हर दिन करना पड़ेगा, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो एक चीज़ है, आपका रीडिंग स्पीड और आपका रीडिंग स्किल्स, मतलब जितनी तेज़ी से आप रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, और उसके अलावा पढ़ के उसको समझना भी होगा आपको उतना ही टाइम में। तो ये सारी चीज़ें जो है इम्प्रूव करने के लिए आपको हर दिन पढ़ना होगा। अब ये हो सकता है आप ये सारे प्रिपरेटरी मटेरियल से पढ़ सकते हो जो श्रीराम सजेस्ट करता है, या फिर कहीं यहाँ सैम्पल पेपर्स जो आपको मिल रहा है उससे भी हो सकता है, या फिर आप कोई और सोर्सेज यूज़ कर रहे हो, जैसे ऑनलाइन सोर्सेज हो सकता है या कोई और मैगजीन्स या आर्टिकल्स या एसेज, कुछ भी हो सकता है, उससे आप कर सकते हो ये इम्प्रूवमेंट जो आपकी रीडिंग स्पीड हो और एक रीडिंग स्किल जो है। अब उसके अलावा भी क्रिटिकल रीजनिंग, मतलब ये जो लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन है, उस सेक्शन के पैसेजेस और उस सेक्शन के क्वेश्चंस जो है जो हर दिन करते रहोगे, तो उसका ऑब्वियसली आपका स्किल भी इम्प्रूव हो जाएगा।
तो ये दो चीज़ें जो है वर्बल सेक्शन का और रीडिंग और लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन का, ये दोनों सेक्शन के प्रैक्टिस आपको हर दिन करना होगा, ताकि आपको आपके पास जब वो क्लैट में बहुत ही बड़ा पैसेज आ जाए या फिर कोई और कॉम्प्लेक्स एकदम कॉम्प्लिकेटेड पैसेज आ जाए जिस जो बाकी स्टूडेंट्स देख के पढ़ ना पाए, आपके लिए वो बहुत आसान होगा, क्योंकि आप तैयारी कर लिए होगा कर लिए होगे कि ये सारी चीज़ें जो है वो मैं टैकल कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो जो है दूसरी चीज़ जो कांस्टेंट है जो मैं करने को सजेस्ट करता हूँ। तीसरी चीज़ जो है वो वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी चीज़ जो है आपको पहले पता करना होगा आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है। ठीक है, वो आपको अभी तक असेस कर ही लिया, क्योंकि जब अभी तक तो आपने क्लैट दे दिया एक बार ऑलरेडी, तो आपको पता ही होगा कि वोकैबुलरी जो है आपकी कितनी अच्छी है या फिर उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो उसके हिसाब से आप हर दिन का टाइम थोड़ा सा सेट थोड़ा सा रख दो सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी इम्प्रूव करने के लिए, और उसके लिए ये बुक यूज़ करो, वर्ड पावर मेड ईजी, नॉर्मन लुइस का बुक। ये बुक तो आपको सुना आपको पता ही होगा ये बुक के बारे में। तो ये जो बुक है इसका चैप्टर्स या ऐसे पेजेस सेट कर लो, हर दिन का टारगेट रखो, ताकि ये बुक जो है आप ख़त्म कर पाओगे मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद आप उसको रिवाइज भी कर सकते हो, ताकि क्योंकि ये जो वोकैबुलरी चीज़ जो है वो तभी याद रहता है तब आप रेगुलरली यूज़ करते हो उसको, क्योंकि एक बार पढ़ लोगे तो उसके बाद वो याद नहीं रहता। जैसे ही आप रेगुलरली यूज़ करने लगोगे आपकी डेली लैंग्वेज में, आपके जो डेली बातें में, तो वो सब यूज़ करने लगे तभी आपको रजिस्टर होगा आपके माइंड में, और तब वो जाके आपको दिमाग में वो रहेगा तब तो जब तक वो आप फ्लैट लिखोगे। तो ये जो वोकैबुलरी जो चीज़ है आपको रेगुलरली हर दिन करना होगा, और इसके लिए आप पहले तो आपको असेस करना होगा कि कितना आपको ज़रूरी है। ठीक है, कितना आपको इम्प्रूव करना होगा वोकैबुलरी को, और उसके हिसाब से आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए हर दिन, ताकि आपका वोकैबुलरी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो। और उसके लिए यूज़ करें ये बुक वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। ये तो हो गए कॉन्स्टेंट्स। अब इसके बाद जो है बाकी तो दिन का टाइम बचेगा ही, अब उस पे आपको फोकस करना होगा। पहली चीज़ जो है वो जो है आपको वो जो डेविएशन जो पहले मैंने बताया था, और वो डेविएशन के लिए आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट्स में आप वीक हो। अब वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, जीके हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, लॉजिकल रीजनिंग हो सकता है, लीगल रीजनिंग हो सकता है, या इंग्लिश भी हो सकता है। अब इसमें से जो भी सब्जेक्ट्स में आप वीक हो उसको आप हर दिन प्रैक्टिस करना होगा, अनटिल अ पॉइंट जब आपको कॉन्फिडेंस आए उस सब्जेक्ट में कि हाँ ठीक है, मैं इस सब्जेक्ट में मैं अच्छे परफॉर्म कर सकता हूँ। और उसके लिए आप मॉक्स लो या प्रैक्टिस क्वेश्चंस लो, वो सबको सॉल्व करके देखो कि कितना अच्छा कर रहे हो उसमें। ठीक है, तो वो जो चीज़ें हैं, वो जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो, आपको नहीं लगता कि आप इसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो वो सारी चीज़ों वो सारे सब्जेक्ट्स को आप फोकस करो हर दिन अनटिल अ पॉइंट जबकि आप कॉन्फिडेंट हो जाओ। ठीक है, तो ये आपको हर दिन करना होगा, ताकि क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये जो डेविएशन को टैकल करना ही है जो डिसाइड करेगा कि आप पिछली बार क्लैट से इस बार कितना अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। तो जितने अच्छे से वो डेविएशन को आप टैकल करोगे, जितने अच्छे से वो आप आइडेंटिफाई करोगे कि यही सब्जेक्ट में मैं सबसे कमज़ोर हूँ और उस सब्जेक्ट को मैं सबसे स्ट्रेंथन करना चाहता हूँ और उस पर मैं ज़्यादा एफर्ट डालूँ ताकि वो मैं इम्प्रूव कर सकूँ। तो एक बार ये करोगे तो आपका क्लैट का स्कोर डेफिनेटली बढ़ेगा अगले बार जब दोगे, और उसके लिए आपको हर दिन करना होगा, क्योंकि यही टाइम है ये करने के लिए, क्योंकि आपके पास अभी बहुत टाइम बचा है। तो वो टाइम को अच्छे से मैनेज करोगे तो वो जो वीकनेसेस है उसको आप आराम से स्ट्रेंथ बना सकते हो। अब ये तो हो गया आपका कम सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट्स। अब उसके अलावा वेरिएबल्स होगा जो आप हर दिन चेंज कर सकते हो। हर दिन इतना एक सेट अमाउंट ऑफ टाइम अलग रख दो, ताकि आप उस पर बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो है उस पर भी फोकस कर सकें। क्योंकि ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ आपकी कमजोरी में फोकस कर रहे हो ताकि आपका स्ट्रेंथ वीकनेस बन जाए। ठीक है, तो आपको वो याद रखना चाहिए कि क्लैट जो है वो एक बैलेंसिंग एक्ट है। उस पे 5 सब्जेक्ट है आपके पास, और वो पांचों के पांच इतने अलग अलग सब्जेक्ट है, क्योंकि मैथ में बहुत अलग टाइप स्किल चाहिए होता है, इंग्लिश के लिए आपको बहुत अलग टाइप ऑफ स्किल चाहिए होता है, करंट अफेयर्स में बहुत ही अलग टाइप ऑफ स्किल चाहिए होता है, और लॉजिकल और लीगल में भी काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल चाहिए होता है।
तो ये जो बैलेंसिंग एक्ट है इसको आपको पहले से मेंटेन करना होगा, ताकि आप ये नहीं कर रहे हो कि एक ही सब्जेक्ट पे बहुत ही ज़्यादा फोकस डाल दिया और उस पर ओवर अचीव कर, क्योंकि जितना भी आप करोगे मैथ पे टाइम स्पेंड करोगे, मैक्सिमम आपको 20 क्वेश्चन ही आएगा क्लास में, है ना। तो उस पे उससे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप 20 में भी 20 पाओगे, क्योंकि अब उसकी वजह से आप बाकी सब्जेक्ट्स में कम नंबर ले आओगे तो फिर फ़ायदा नहीं रहेगा। तो आपको इक्वली बैलेंस करना होगा, और वही चीज़ जो है वो जो वेरिएबल्स जो मैं अभी कह रहा हूँ, तो उस पर आपको बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसको हर दिन ऐसे रेगुलरली रिफ्रेश करते रहना चाहिए, ताकि आपका स्किल्स उस सब्जेक्ट्स में भी कमज़ोर ना हो और एक्चुअली स्ट्रेंथन हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो है वो एक जनरल शेड्यूल है, डेली शेड्यूल है अभी के लिए, जब आपके पास 7 महीने बचे हैं अभी क्लैट एग्जाम देने के लिए। तो उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो शेड्यूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ अभी अप्लीकेबल होगा, क्योंकि एक बार जैसे हम फरवरी या मार्च तक पहुंचे, तब तक आपके पास आपका अप्रोच जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि तब तक आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर या कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि अभी जो है अभी एक जनरल आइडिया है सब्जेक्ट्स के बारे में, और उसके बाद स्पेसिफिक टॉपिक्स या स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो है उसको आइडेंटिफाई करना होगा आपको, तब जाके, ताकि आप उस पर फोकस कर सके, ताकि आप ओवरऑल अच्छे परफॉर्म कर पाओगे। तो बात यह है कि ये जो प्रेपरेशन शेड्यूल मैंने अभी दिया है, तो उसको अभी के लिए रख लेना, और इसको यूज़ करना एवरी सिंगल डे, ताकि आपका एफर्ट्स जो है वो एवरी डे स्प्रेड आउट हो। ये नहीं कि आप हफ्ते में एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको हर दिन एक सेट अमाउंट ऑफ टाइम आपको यूज़ करना चाहिए, ताकि आप पढ़ पाओगे उसको, और वो एफर्ट को रेगुलरली और कंसिस्टेंटली आप लगा पाओगे। तो ये तो हो गया शेड्यूल। तो ये वीडियो ख़त्म होने से पहले मुझे एक चीज़ बोलना है, वो जो है वो है, अभी जो लोग अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं वो काफ़ी सारे ड्रॉपर्स होंगे या रीटेकर्स होंगे, और मुझे पता है कि आप में अभी कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी होगी, क्योंकि अभी आप लोगों ने ऑलरेडी क्लैट दिया हुआ है और आपका सक्सेस नहीं रहा। पर ये याद रखना कि अभी तक जो यहाँ तक पहुँचे हो आप, कि अभी डिसाइड किया कि वापस क्लैट लेना है, और डिसाइड किया कि वापस मुझे एक और ट्राई देना है जहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं अच्छे से सक्सीड कर पाऊँगा, तो उस पर आपको याद रखना होगा कि ये आपकी जर्नी है, ठीक है। ये आपकी जर्नी है, आपने मेहनत किया है अभी तक, आपने लोगों से बातें किया है, और आपने अभी तक जो चीज़ हर जगह जहाँ पे एफर्ट्स लगाया है वो सब आपके एफर्ट्स हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ उसको याद रखना, बाकियों के बातें मत सुनना, ठीक है। तो ज़्यादा अफेक्ट मत होना जो बाकी लोग सोच रहे होंगे, बाकी लोग बता रहे होंगे, ठीक है। तो उससे सिर्फ इतना याद रखना कि ये जो आपकी जर्नी जो है वो शेप होगा आपके एफर्ट्स की वजह से, ठीक है। तो आपके एफर्ट्स जितना होगा, आपके एफर्ट्स जितना कंसिस्टेंट होगा, जितना डिसिप्लिन आप एफर्ट डालोगे हर दिन, वो एफर्ट का डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट होगा आप क्लैट में बहुत अच्छे परफॉर्म कर पाओगे, और जो लॉ स्कूल में आपको जाने का मन होगा, उस लॉ स्कूल में आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये ज़रूर याद रखना। अंडर कॉन्फिडेंस जो है वो अभी मैं समझ सकता हूँ क्यों है, पर ये याद रखना कि आपके पास टाइम जो है, आपके पास एफर्ट्स जो है, आपके पास जो स्किल्स है, उसको अच्छे से इस्तेमाल करना, ताकि आप एक पोजीशन में पहुंच पाओगे जहां पे आप कॉन्फिडेंट हो सके कि हाँ, मैं क्लैट में अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ और मुझे टॉप लॉ स्कूल में एडमिशन मिलने का अच्छा चांस है, ठीक है। तो ये अभी के लिए याद रखना। और ये तो हो गया प्लानिंग, तो अभी तो प्रेपरेशन बाकी है, तो ज़रूर कर लेना उसको अच्छे से। और और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना, और श्री राम लॉ अकेडमी का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।